बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे एचआरएम का चैप्टर नंबर 8 जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं उसमें हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होते क्या हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व न्यूमरस activities. It seeks to motivate employees to maximum performance by evaluating the employees' efforts on the job, comparing it to standards and using these results to help employees improve. यानी कि इसमें हम देखें कि तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो शो करें और एफर्ट्स पुट करें जॉब में। और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, उनको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से उनको कंपेयर किया जाता है और एम्प्लॉयज़ की इस तरह से हेल्प की जाती है ताकि उन्हें इम्प्रूव किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, ताकि वो एक्सीलेंस हासिल कर सकें। अ की पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उनमें से जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, विच टेक्स द पार्ट ऑफ एवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वेज टू एम्प्लॉयज़ हाउ वेल दे हैव प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग गोल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को आप इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए गोल सेट किए थे उनको अचीव करने में कितनी प्रोग्रेस की है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस also provides documentation of an employee's performance, which is a record of performance appraisal process outcome. This becomes important to prove that discipline and dismissal were the result of documented performance issues that were communicated to the affected employee. जैसे हम सुनते हैं ACR, और इसी तरह जो हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन प्रॉपर रिपोर्ट्स की फॉर्म में या ACR की फॉर्म में तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। और एनुअल बेसिस पे अगर किसी एम्प्लॉई को प्रमोशन दी जाती है या कोई इंसेंटिव्स दी जाते हैं या उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, डिमोशन की जाती है या वट एवर आप टर्मिनेशन या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जो भी कोई एक्शन लिया जाता है यानी कि इसको प्रमोट किया जाता है या उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ताकि एम्प्लॉई जो है उनको कम्युनिकेट किया जा सके कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही उनकी जॉब इफेक्ट हुई। इसके बाद हम देखते हैं डिफ़िकल्टीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो फेस की जाती हैं। थ्री स्टेक होल्डर्स एग्जिस्ट इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग एम्प्लॉई, अप्रेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कोऑर्डिनेटिंग द नीड्स ऑफ ईच में काज प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रेज़ की जाती है, और एक अप्रेजर्स हैं जो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली सीनियर होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशंस के अपने इंटरेस्ट हैं जो कि अपने गोल्स को अचीव करने में इंटरेस्टेड है। इन सब की अगर जो हैं नीड्स को आप एड्रेस करेंगे एट द सेम टाइम तो उससे बड़े एक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो टू मेजर डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें है फोकस ऑन द इंडिविजुअल ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमोशंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स इज़ अ टफ जॉब फॉर मैनेजर्स। क्योंकि देखें जी, जब आप किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं और आप उसे डॉक्यूमेंटेड होती है और आप उसे बताते हैं कि आपकी जॉब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लो परफॉर्मेंस है, तो ज़ाहिर है वो उसकी जो फीलिंग्स हैं ना वो डिस्टर्ब होती हैं। वी मे कंसिडर दैट आर परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट but it might be our perception. In fact, our performance is rated average on the performance indicator, which may arise emotions. Thus, the appraisers should manage these emotions, and employees, supervisors should have opportunities for ongoing feedback on an effort to fulfill job expectations. बजाय इसके कि आप एंड पे एक इंडिविजुअल की रेटिंग करें, वो अपने तौर पे परसीव करता रहे कि मैं तो बहुत अच्छा एम्प्लॉई हूँ, मैं तो बड़ा टॉप परफॉर्मर हूँ, उसकी ये पर्सनल परसेप्शन हो, या वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉई हो, एक उसके इमीडिएट सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो अपनी सबऑर्डिनेट को उनको कंटिन्यूसली ऑन गोइंग फीडबैक देते रहें कि आप इन एरियाज़ को इम्प्रूव करें, इन पे वर्क करें,
ताकि एट द एंड ऑफ ईयर उन्हें जब परफॉर्मेंस उनकी अप्रेजल की जाए तो वो डिस्टर्ब ना हो कि ये हमारे साथ तो जाती होगी, हमें तो ये पता ही नहीं था। फोकस ऑन द प्रोसेस जो सेकंड चैलेंज है, whenever performance evaluations are conducted, a particular structure must be followed. The structure exists to facilitate documentation that allows the quantifiable evaluation. Additionally, HRM policies can dictate performance outcomes. तो जो आप परफॉर्मेंस कर अप्रेजल करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय को किन बेसिस पे उसकी हाई परफॉर्मेंस को रेट करें और किन ग्राउंड्स पे आप उसे कह रहे हैं कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस लो है, तो उसका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्वान्टिफाइएबल होना चाहिए कि अगर आपने इतने टास्क अचीव किए हैं तो इसका या इतने आपने असाइनमेंट्स जॉब असाइनमेंट्स फुलफिल किए हैं, कंप्लीट किए हैं, तो फिर आपको इतने स्कोर्स असाइन किए जाएँ जो हैं वो दिए जाएंगे। और इस तरह से जो एचआर पॉलिसीज़ हैं वो उनको चाहिए, एचआर पॉलिसीज़ में ये होना चाहिए कि आपने जो परफॉर्मेंस आउटकम आएंगे यानी कि हर एम्प्लॉय के वो आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे ताकि हर एम्प्लॉय को पता चल जाए कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको भी पता चलना चाहिए, और अगर किसी की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी पता चलना चाहिए। अप्रेजल मेथड्स अब हम देखते हैं, इसमें टू टाइप्स के मेनली अप्रेजल मेथड्स यूज़ होते हैं, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड्स और रिलेटिव स्टैंडर्ड मेथड। मेजरिंग एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड जो है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड्स, यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे कुलीग्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं किया जाएगा, उसके ग्रुप के एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस से नहीं, या सेम कैडर के एम्प्लॉय या ग्रेड के एम्प्लॉइज से कंपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए गए स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड। और अब हम इनको देखते हैं क्रिटिकल, इसमें 5 टाइप्स होती हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। जब सबसे पहले है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल, अ परफॉर्मेंस इवेलुएशन दैट focuses on key behaviors that differentiate between doing a job effectively and ineffectively। तो आप देख रहे थे फॉर एग्जांपल अगर लीडरशिप की पोजीशन है तो डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और सुपरविजन और जो है ऑफिस पॉलिटिक्स की हैंडलिंग, वट एवर, आपने कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स यानी स्पेसिफिक बिहेवियर पे परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेते हैं। और उसके बाद है चेकलिस्ट अप्रेजल, अ परफॉर्मेंस इवेलुएशन इन विच अ रेटर चेक्स ऑफ applicable employee attributes like a question, does the employee approach customers promptly, यानी कि with wasting no time, is it usually answered in yes or no, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है। ग्राफिक रेटिंग अप्रेजल, अ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट lists rates and a range of performance for each. Rating scales are used to assess factors such as quality and quantity of work, job knowledge, loyalty, cooperation, dependability, attendance, honesty, integrity, attitudes and initiatives। इन सब को एक रेटिंग स्केल पे उसकी रेटिंग की जाती है प्रॉपर। फोर्थ चॉइस अप्रेजल, a performance evaluation in which the rater must choose between 2 or more specific statements about employee work behavior. Each statement may be favorable or unfavorable, like students can rate their teachers on lectures and confidence, keep interest and attention in class। तो इसमें जो है उसको देखते हैं कि उनका जस्ट रेटिंग देखते हैं कि इस इन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स पे फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, BARS, BARS, a performance appraisal technique that generates critical incident and develops behavioral dimensions of performance. The evaluator appraises behavior rather than results। तो इसमें बिहेवियर एंकर्स आप बाज की नीचे प्रॉपर एग्जांपल दी हुई है। पोजीशन एम्प्लॉय रिलेशंस स्पेशलिस्ट, अब आप क्या करते हैं, जॉब डायमेंशन, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट policies, could be expected to serve as information source concerning new and change policies for others in the organization, could be expected to be unable to learn new procedures even after repeated explanation।
तो आप देख लेते हैं कि उसमें से कितने स्कोर्स मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट के चेक बॉक्स में चेक मार्क किया है रेटर्स ने यानी अप्रेजर्स ने, और फिर 9 और अगर 1 मार्क अगर आपने इस पे किया है, इस तरह से आप प्रॉपर तमाम डायमेंशंस पे उनकी रेटिंग करते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड मेथड था अप्रेजल, रिलेटिव स्टैंडर्ड अप्रेजल, इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉइज। इससे पहले जब हम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे थे तो हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसके को वर्कर्स या दूसरे एम्प्लॉय से कंपेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सेट स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अब हम जो है इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर एक टीचर है यूनिवर्सिटी में, तो वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड ये होगा कि वो कहेंगे, यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया सेट करती है कि आपने एनुअली 5 पेपर्स रिसर्च पब्लिकेशंस जो है ना, आपने पेपर पब्लिश करने हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी का सेट स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर किया जाएगा। जिस एम्प्लॉय के भी 5 हैं या 5 से अबव हैं तो उसकी आप रेटिंग उस तरह से कर देंगे, या 5 से कितने कम हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ये नहीं। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड इस तरह का सेट नहीं किया गया तो फिर रिलेटिव स्टैंडर्ड होगा, और वो ये होगा कि एक ही यूनिवर्सिटी के एक एम्प्लॉय के दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी उनके पब्लिकेशन से कंपेयर किया जाएगा। इसमें फिर फर्दर 3 मेथड यूज़ होते हैं जो हम आगे स्टडी करते हैं। रिलेटिव स्टैंडर्ड मेथड्स, ग्रुप ऑर्डर रैंकिंग, इट रिक्वायर्स द इवेलुएटर टू प्लेस एम्प्लॉयज़ इनटू अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सच एज टॉप 20%। तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने को वर्कर्स हैं, उनके कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो दे टॉप 20%। जैसे रैंकिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, इट रिक्वायर्स द इवेलुएटर merely to list employees in order from highest to lowest. One employee will be rated the best. This method is more applicable when few employees are to be compared to evaluate. ज़ाहिर है आप हाईएस्ट टू एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग कर देंगे। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उनकी रैंकिंग कर देंगे, नंबर 1 ये बेस्ट हो गया, नंबर 2 3 4 5 परफॉर्मेंस की बेस पे। पेयर्ड कंपैरिजन, रैंकिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बाय काउंटिंग द टाइम्स वन इंडिविजुअल is the preferred member when compared with the other employees। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी सुपरवाइज़र को कोई इम्पोर्टेंट टास्क जो था वो असाइन करना था, तो किस एम्प्लॉय को बार बार डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे प्रेफर्ड मेंबर के तौर पे उसको लिया गया कि ये इसको अगर असाइन करेंगे तो ये टाइमली कर लेगा, कितने टाइम्स। तो इस तरह से दूसरे एम्प्लॉय से उसे कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू द साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज़, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान। अब आपने बताना है एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मेथड और रिलेटिव स्टैंडर्ड मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। आप अपने माइंड में इसका आंसर सोचें, इसके बाद हम आगे इसका आपको आंसर बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिएटिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और हम परफॉर्मेंस अप्रेजल जो प्रोसेस है, द appraisal process evaluate employee performance by measuring progress toward goals. It must be conducted according to the same established intervals, यानी कि सेम टाइम के बाद होना चाहिए, जैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में एनुअली होता है। अप्रेजर्स मस्ट बी ट्रेंड इन द प्रोसेस, और जो लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस की रेटिंग करते हैं, जो अप्रेजर्स होते हैं उनको ट्रेन करना चाहिए। सेट गोल्स, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर एम्प्लॉइज़। उसके बाद आप परफॉर्मेंस की सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है, फिर एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस सेट करती है, परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड सेट करती है, फिर उन्हें कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस। आप इवेल्युएशन तो नेक्स्ट ईयर करेंगे, आप उन्हें पहले ये बता दें ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप परसेप्शंस या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखें। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जो एम्प्लॉइज़ ने परफॉर्म किया उनको जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेट किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो सेट गोल्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, उससे कंपेयर करें। डिस्कस द अप्रेजल विद एम्प्लॉइज़, और जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करें तो उसको आप एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर करें। इफ़ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शन, अगर आप किसी जो है उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो भी इसका पार्ट होता है अप्रेजल प्रोसेस का। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब हम देखते हैं सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स अटेंशन टू मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले यूज बिहेवियर बेस्ड मेजर्स, कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक, हैव मल्टीपल रेटर्स,
rate selectively, train appraisers and finally ensure success. हम इनको वन बाई वन देखते हैं. Use behavior based measures instead of perceptions. The actual behavior at work or job performance should be evaluated. अपनी परसेप्शंस पे नहीं जाना चाहिए कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल अच्छा लगता है तो आप समझें कि वो अच्छा है, या कोई एप्पल पॉलिशिंग करता है या क्विक शोइंग कर रहे हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट नहीं, बल्कि आप उनके एक्चुअल देखें कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया. कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स. The assessment of employee should be based on combined use of both methods of performance appraisal. यानी एब्सोल्यूट मेथड भी यूज़ करें और relative मेथड दोनों को यूज़ करें. Provide ongoing feedback instead of performance evaluation. At the end of the year, employee should be provided ongoing feedback regarding their performance. टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहें साथ साथ कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, स्कोर बेहतर कर लें. Use multiple raters in order to reduce the biasness and attaining more detailed information. Multiple raters should be used to evaluate the performance of the employee. तो इसमें यह होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल से परफॉर्मेंस अप्रेजल ना करवाएं, बल्कि आप मल्टीपल रेटर्स यूज़ करें ताकि अगर किसी एक की लाइकिंग डिसलाइकिंग है तो वो इफेक्ट ना करे एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को. Peer evaluation is a performance assessment in which co-workers provide input into the employee's performance. Peer evaluation means जो co-workers होते हैं उनसे भी इवेलुएट करवाया जाता है कि इस एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस क्या है. लेकिन ये उन ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोप्रिएट है जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो सॉफ्ट पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ नहीं करते. जिन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि पाकिस्तान में मोस्टली हार्ड पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे पीयर इवेलुएशन इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये मोस्टली बाइस्ड होती है. रेट selectively. Appraisers should rate only in those areas in which they have job knowledge. तो अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो अप्रेजर्स हैं वो किसी इंडिविजुअल की जिस चीज़ में उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उन या जॉब का नॉलेज है, उन चीज़ों को अप्रेज करें. जो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ में नहीं है, जो चीज़ें जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको रेट ना करें. उसके बाद हम देखते हैं जैसे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है. 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इवेलुएशन इन विच सुपरवाइजर्स, पीयर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स इवेलुएट द इंडिविजुअल. तो इसमें तमाम एस्पेक्ट से जो जॉब से रेलिवेंट लोग होते हैं उन सब से आप उनकी परफॉर्मेंस को की जो है ना इवेलुएशन करते हैं. ट्रेन अप्रेजर्स. Appraisers should be given training to make them skillful regarding the performance appraiser. उन्हें खुद भी ट्रेनिंग देनी चाहिए जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इन्वॉल्व होंगे. क्वेश्चन कीपिंग इंडिविजुअल, जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था पहले कि कौन सा बेस्ट मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो मॉडर्न HRM सजेस्ट कंबाइंड यूज़ ऑफ बोथ मेथड. तो जो मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बताती है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों मेथड्स को आप यूज़ करें तो वो बेहतर होगा. मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स. MBO बहुत एक पॉपुलर, बहुत फेमस मेथड है. परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट इंक्लूड्स म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इवेलुएशन बेस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो इसमें यह होता है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों मिल के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर शेयर्ड गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ MBO: स्पेसिफिक गोल सेटिंग की गई, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, यानी जिन लोगों ने काम करना है गोल को अचीव करने के लिए आप उनको भी इन्वॉल्व करें. स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक टाइम सेट करें कितने टाइम में हमने गोल अचीव करने, और परफॉर्मेंस फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करें. उसके बाद हम देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग. और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग है उसमें क्या क्या होता है. मैनेजर्स शुड प्रिपेयर फॉर एंड स्केड्यूल द अप्रेजल इन एडवांस. पहले तैयारी कर लें परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आपने करनी है, और जिन लोगों ने अप्रेजल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, जिनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने करनी है, उन सबको पहले से इन्फॉर्म कर दें. एक्सप्लेनिंग द पर्पज़ ऑफ द मीटिंग इन एडवांस. पहले से आप उन्हें बता दें कि ये मीटिंग होगी, इस डेट को होगी, उसे नोटिफाई करें और उन्हें बताएं कि इसका पर्पज़ ये है. क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड पुट एम्प्लॉइज़ एट ईज. तो जब आप मीटिंग करेंगे और जिन एम्प्लॉइज़ की आपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया है और उनको आप कम्युनिकेट या करने लगे और उनसे डिस्कस करने लगे, तो ऐसा इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में उनसे बात करें कि वो बहुत फियरफुल फील करें और वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हों, और वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना क्रिएट करें, बल्कि ऐसी हेल्दी सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसका पर्पज़ हो लोगों की इम्प्रूवमेंट, उनको क्रिटिसाइज़ करना उसका पर्पज़ ना हो. एम्प्लॉइज़ शुड
नो प्रिसाइजली हाउ द अप्रेजल विल बी यूज। तो ये अगर पहले से एम्प्लॉइज़ को पता हो कि इस अप्रेजल की बेसिस पे कोई किस तरह के बाद में डिसीजन मेकिंग की जाएगी और उनकी जॉब को ये इफेक्ट तो नहीं करेगी, तो फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इन्वॉल्व एम्प्लॉइज इन अप्रेजल डिस्कशन इंक्लूडिंग अ सेल्फ इवेलुएशन। तो जब आप अप्रेजल की डिस्कशन करने लगे एम्प्लॉय से भी उनका पर्सपेक्टिव लें। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय को कहते हैं कि जी आपकी परफॉर्मेंस पिछले साल जो है वो फर्स्ट नंबर पे थी, इस बार आप लास्ट नंबर पे हैं। तो फिर वो उसको मौका, वो आपको बताए कि मैं इस साल तो मेडिकल लीव पे था, तो आपको पता चलेगा दूसरे यानी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ के लेंसेज से भी उसकी परफॉर्मेंस की एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। तो डिस्कशन शुड फोकस ऑन वर्क बिहेवियर्स नॉट ऑन द एम्प्लॉयज़। ये पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग पर्सनल हो जाते हैं। तो जो डिस्कशन है उसका बेस उनकी जॉब परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये है द एवेल्यूएशन शुड बी सपोर्टेड विद एग्जांपल्स। तो उसमें अगर आप पर्टिकुलरली आपके पास एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे आपने अच्छा नहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे आपने ये काम नहीं किया इस टाइम में, ये तो वो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक शुड बी गिवन। जिस इंडिविजुअल की भी परफॉर्मेंस है उसमें से कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी देखें और नेगेटिव भी दें, ताकि उनके साथ तारीफ़ भी कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। और नेगेटिव दोनों देने चाहिए। जो एरियाज़ उनके वीक एरियाज़ हैं उनको भी एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करें, जो उनके पॉजिटिव फीडबैक है वो भी दें। इवेलुएटर्स शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉइज अंडरस्टूड व्हाट डिस्कस। तो ये है कि आप जो बात है वो खुले लफ्ज़ों में साफ साफ उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करें। मतलब इस तरह से कोई सिम्बॉलिकली चीज़ों को लेके ना चलें, ताकि उन्हें क्लियरली पता हो कि क्या बात जो है ना वो कम्युनिकेट की गई हमें। डेवलपमेंट प्लान शुड बी इनिशिएटेड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन फ्यूचर। और इस परफॉर्मेंस अप्रेजल और इस डिस्कशन की बेसिस पे फिर एक डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम फ्यूचर में ये इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्टॉर्टर्स हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं जो बेसिकली डिस्टॉर्टर्स हैं इनको हम वन बाई वन डिटेल में स्टडी करते हैं। और इसमें से सबसे पहले है इनएप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स इंस्टेड ऑफ परसेप्शंस। द एक्चुअल बिहेवियर एट वर्क और जॉब परफॉर्मेंस शुड बी इवेल्युएटेड। ये मैंने पहले भी बताया कि आप परसेप्शंस पे ना जाएं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएं और फैक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे देखें लोगों की परफॉर्मेंस को। लीनियंसी एरर इवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज मोर पॉजिटिवली। बाद लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, बाद अप्रेजर्स, तो वो ओवरली पॉजिटिव इवेल्युएशन कर देते हैं। तो वो भी जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि आपको जो एक्चुअल रियल बिहेवियर्स हैं या परफॉर्मेंस है उसको ही प्रेज करना चाहिए। Hello error, the tendency to let our assessment of an individual on one trait influences our evaluation of that person on other specific traits। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप देखते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल की एक उसकी रेट है, उसकी बेसिस पे उस इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और किसी का, तो उसमें अगर किसी की कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है तो आपने उससे ही जजमेंट कर ली कि बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी। सिमिलैरिटी एरर इवेलुएटिंग इम्प्लाइज बेस्ड ऑन द वेज एन इवेलुएटर परसीव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप थ्रू आउट टॉप परफॉर्मर एम्प्लॉई रहे अपने करियर में और आप अप्रेजर हैं, तो आप बाज़ औक़ात इवेलुएट करते वक्त ये हर एक से यही एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे कि वो आपके स्टैंडर्ड का है या नहीं, क्योंकि आपने कभी उससे कम स्टैंडर्ड अपना जो है वो उससे कम आपने काम ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो खुद को सामने रख के दूसरों को रेट ना करें, बल्कि उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पे रेटिंग करें। लो अप्रेजर मोटिवेशन, इफ अप्रेजर इज़ नॉट मोटिवेटेड टू स्पेंड टाइम ऑन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खाना पूरी कर रहे हैं या जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। सेंटर टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ रेटर टू गिव एवरेज रेटिंग्स। ये बहुत सारे रेटर्स में होती है कि वो एवरेज ही मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस की एवरेज रेटिंग करते हैं। फाइनली इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स, इन्फ्लेमेटरी रेंजेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रेटिंग्स।
इसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि आप बहुत वाइड रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक रेटिंग करनी है 1 to 5, उसकी बजाय 1 to 100 दे दें, तो फिर आप एम्प्लॉयज़ को कहाँ कहाँ पे प्लेस करेंगे और उनमें से कैसे डिसीजन लेंगे कौन से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। होप सो आपको इस लेक्चर से परफॉर्मेंस अप्रेजल को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।